नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड वर्सेज एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट केस जो है कि अंतिम मोड़ में है। यहां पर नतीजा आ जाएगा कि जीत किसकी होगी, यानी कि बीएड की जीत होगी या एनआईओएस डीएलएड की जीत होगी। तो देखते हैं इस केस में अब फाइनल जो जजमेंट के समय में कौन कौन से पॉइंटों पर जो है कि हियरिंग हो सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ जयवीर सिंह बनाम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिस केस का डायरी नंबर है 33652, ये केस का डायरी नंबर है। और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार बनाम नंदन सिंह बोरा, एनआईओएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नंदन सिंह बोरा। जो एनआईओएस डीएलएड जो है कि हाई कोर्ट उत्तराखंड से जीत चुकी है, जिसका डिसीजन आप लोगों ने देख लिया था कि उत्तराखंड से जीतने के बावजूद भी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में है, उसमें मार्च में राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट स्तर की बैठक की गई थी, और जिसमें जो है कि एनआईओएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए संशोधन के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। लेकिन इसी बीच जो है जो जयवीर सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो ये संशोधन भी नहीं हो सका। अब यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार भी जो है कि एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। अब कल जो है कि इसका केस का यानी कि 28 नवंबर को इस केस के जो आखिरी सुनवाई है वो सुनवाई लगी है। यहाँ पर से जीत किसकी होगी, नतीजा आ जाना है, हार किसकी होगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आज के जो मैं वीडियो के माध्यम से कुछ पॉइंटों में डिस्कस कर रहा हूं, जैसा कि आपने 7 नवंबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनी जस्टिस बीआर गवई जी के कोर्ट में, और जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की जो कोर्ट थी उसमें आपने पूर्व के हियरिंग को भी सुना, और जज की तरफ से एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए गए, और उन सवालों में कि कोर्स से रिलेटेड और एनसीटी के गजट को लेकर के भी काफ़ी पेचीदे सवाल थे, जिनका उत्तर एनआईओएस डीएलएड की मीनाक्षी अरोरा जी और एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी ने देने का प्रयास किया, जजेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया, जजों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन कुल मिलाकर के जज जो है कि अपने प्रश्न चिन्हों में हमेशा अडिग हुए। काफ़ी जोरदार बहस हुई, किसका पक्ष मजबूत है, किसका पक्ष कमज़ोर है, इस तरीके का कोई भी अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पर मैं आज भी कहूँगा कि ये जो है इक्विटी दिख रही है, यानी कि इक्वलिटी इस केस में अभी तक दिख रही है। न तो एनआईओएस डीएलएड का पक्ष भारी दिख रहा है, न ही बीएड का पक्ष भारी दिख रहा है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो इस केस में मुझे इक्वलिटी दिख रही है। अब संभावना ये है कि जैसे पूर्व में 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया, उसमें जो है कि डीएलएड का पक्ष भारी लगता है, वो रेगुलर भी डीएलएड का था। अब ये जो है कि ओडीएल मोड का है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड का डीएलएड है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये केवल 72 संडे का डीएलएड है, यानी कि 18 महीने का डीएलएड है। इन सारे प्रश्नों में हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर, अब कोर्ट ने भी कह दिया कि रेगुलर डीएलएड जो है कि ओडीएल डीएलएड से बेहतर होता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं, और एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी ने भी इसमें सहमति जताई। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि जो एनसीटी के एडवोकेट हैं और बीएड के एडवोकेट हैं, कि बीएड के एडवोकेट ने कहा कि नॉट ए डिप्लोमा, जस्ट ये प्रोग्राम,
कि ये डिप्लोमा नहीं है, ये जो है कि प्रोग्राम है जो कि इन सर्विस टीचर्स के लिए करवाया गया था। तो इन सारी बातों का आज हम तोड़ देखते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पॉइंट अगर डिस्कस होता है यहाँ पर, तो एनसीटी की तरफ से जो NIOS DLED के अंक पत्र में, प्रमाण पत्र में डिप्लोमा लिखा है, तो एनसीटी ने डिप्लोमा क्यों डिक्लेयर किया है, इस पॉइंट पर कोड में बहस हो सकती है कि जो डिप्लोमा लिखा है, क्योंकि वो डिप्लोमा लिखा क्यों है। क्योंकि जब भी आप विज्ञापन देखते हैं तो द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए अभ्यर्थी के पास, तो और इन लोगों के प्रमाण पत्र में ये डिप्लोमा लिखा हुआ है। तो एनसीटी ने ये डिप्लोमा करवाया, तो और इसमें जो है कि क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया, यानी कि डिक्लेरेशन क्यों नहीं दिया कि ये डिप्लोमा है। और दूसरी बात यह है कि जब प्रशिक्षण में द्विवर्षीय डिप्लोमा ही लिया जाना था या द्विवर्षीय डिप्लोमा ही जरूरी है, तो तब अभ्यर्थियों के साथ एनसीटी ने धोखा क्यों करा। अभ्यर्थियों के साथ एनसीटी ने धोखा करके 18 महीने का डीएलएड क्यों करवाया। जब डीएलएड 24 मंथ का ही होता है तो 24 महीने का ही डीएलएड करवाना चाहिए, और अभ्यर्थियों के साथ ऐसा धोखा क्यों करा कि 18 महीने का डीएलएड करवाए, जो आज अवैध करार दिया जा रहा है। तो ये अवैध क्यों करार जा रहा है, इतना बड़ा धोखाधड़ी, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा, ये भी पॉइंट रखा जा सकेगा। और दूसरी बात ये बता देता हूँ, जब द्विवर्षीय डिप्लोमा ही अनिवार्य है तो फिर 18 महीने का डीएलएड का कोई मान नहीं रहता, वो तो वैसे ही निरस्त हो जाएगा, उसे वैसे ही रद्द करा जा सकता है। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो है कि अभ्यर्थियों के साथ धोखा भी तो हुआ, जब 24 महीने का डीएलएड ही अनिवार्य था। जबकि यहाँ पर एक चीज़ कहे जाते हैं कि एनसीटी जो है कि ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, स्वतंत्र संस्थान है, वो अपने कानून खुद बनाता है और अपने नियम खुद बनाता है। तो यहाँ पर अगर वो 1 महीने का डिप्लोमा भी कराता है तो भी वैलिड होगा, 6 महीने का कराता है तो भी वैलिड होता है, 1 साल का कराता है तो भी वैलिड होता है, अगर 2 साल का कराता है वो भी वैलिड है। तो यानी कि एनसीटी स्वयं में एक स्वतंत्र संस्था है और उसे जो है कि अपने कानून बनाने का अधिकार है, वहाँ पर कोई भी दूसरा इंटरफियर नहीं कर सकता, वहाँ पर किसी भी प्रकार से वहाँ पर इंटरप्ट उनको नहीं कर सकता, ये भी बात होगी। अब सीधी सी बात है, तीसरा अगर पॉइंट है कि जब एनसीटी किसी क्वालिफिकेशन को लेकर इंफॉर्मेशन लाती है, यानी कि किसी शैक्षिक योग्यता को लेकर सूचना देती है, किसी क्वालिफिकेशन को लेकर चेंजेस करवाती है या कोई नया क्वालिफिकेशन को लेकर के इंफॉर्मेशन देती है, तो एनसीटी ने गजट क्यों नहीं निकाला, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि एनसीटी ने इसमें गजट नहीं निकाला, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। इसको कहा जाता है एनसीटी ने अगर 18 महीने का डीएलएड और 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना था, तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा कि देखिए एनसीटी जब भी किसी नई क्वालिफिकेशन को ऐड करती है या नई क्वालिफिकेशन को ऐड करवाने की बात सोचती है, तो उससे पहले जो है कि वो इन्फॉर्मेशन के रूप में, एनसीटी इन्फॉर्मेशन के रूप में गजट निकालती है, तब जाके ये क्वालिफिकेशन ऐड होती है। तो यहाँ पर देखिए जो आरटी एक्ट की धारा 23 का उपधारा 1 है, उसके अंतर्गत अगर 18 महीने के NIOS DLED को शामिल किया जा गया है तो उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाली। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इन्फॉर्मेशन की बात कराता हूँ। तो जो शिक्षा मित्र जो है, जिनको डीएलएड या बीटीसी करवाया गया 2012 के बाद, जब आरटी एक्ट आ गया तो 2012 के बाद क्योंकि रिलैक्सेशन मांगा था, पर्याप्त जो है कि प्रशिक्षित उत्तराखंड के पास नहीं थे, तो रिलैक्सेशन मांगा गया, तो तब जो है कि एनसीटी ने सेवा नियमावली में संशोधन किया था। उन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षा मित्र हैं उनको जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिलों के विभिन्न डाइट संस्थानों से द्विवर्षीय डीएलएड करवाए जा रहे हैं, और जो 2012 का बैच है उसे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा जो है कि द्विवर्षीय बीटीसी यानी कि डीएलएड करवाया गया है। तो ये भी एक नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा एनसीटी के गजट में।
तो यहाँ पर भी ये बात कहेगी कि जब भी कोई क्वालिफिकेशन को लेकर के एनसीटी की कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें गजट निकालती है, तो उस गजट को क्यों नहीं निकाला। अब एक बात और बहुत बड़ी बात होगी कि भाई एनसीटी के सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी क्यों नहीं करते हैं। जब भी कोर्ट का केस लगा होता है और एनसीटी पार्टी होती है तो हमेशा जो है एनसीटी के जूनियर एडवोकेट ही होते हैं, वो यस नो ही करते रहते हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार से तर्क संगत जवाब एनसीटी की तरफ से नहीं दिया जाता है। अधिकतर मामलों में एनसीटी कोर्ट की कार्रवाई में खामोशी रहती है, यानी कि एनसीटी के जो एडवोकेट होते हैं वो अधिकतर मामलों में खामोश ही रहते हैं। तो ऐसे में देखिए एनसीटी अपने सीनियर एडवोकेट को सुनवाई में क्यों नहीं भेजती है। तो साथियों ये आपने देखा होगा। और एक जो एनआईओएस के पक्ष में अगर बात कहूँ तो एनआईओएस के पक्ष में आपने देख लिया होगा, एनआईओएस जो है कि विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से जीत करके आई है। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी नज़रों में जो भी एनआईओएस जो है कि विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से जीत के आई हो, चाहे वो पटना हाई कोर्ट का हो, त्रिपुरा हाई कोर्ट का हो और उत्तराखंड हाई कोर्ट का हो या अन्य जगह में हो। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे साथियों। इसके अलावा अब मैं कुछ और ख़ास बात करूँगा। अगर यहाँ पर देखा जाता है, बहुत सारे जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से वैसे सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रखा है, चाहे आप बीएड वाले हों, डीएलएड वाले हों। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों, मैं तो प्रयास निरंतर करता हूं, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति प्रशिक्षित है उसे रोज़गार मिलना चाहिए, उसके रिलेटेड जो भी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, जो भी वोकेशनल एजुकेशन पाया है तो उसे रोज़गार देना चाहिए और उसको रोज़गार मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि विभिन्न राज्यों में एनआईओएस डीएलएड जो है कि शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, यानी कि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों की नौकरी लग चुकी है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में निगेटिव फैसला आता है, यानी कि निगेटिव जजमेंट आता है, तो अगर जो है कि 18 महीने के कोर्स को वैलिड नहीं मानते हैं तो उन जो छठे चरण में बिहार में भी बहाल हुए हैं, त्रिपुरा में बहाल हुए हैं और मेरे ख्याल से आसाम में, बहुत सारे राज्यों में बहाल हुए, राजस्थान में बहाल हुए हैं, तो इन मध्य प्रदेश में बहाल हुए हैं, तो इन लोगों का क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या में जो है कि लोगों की नौकरियां जाएंगी। अधिकतर जो है कि एनआईओएस डीएलएड वाले राज्यों के अंदर ज्वाइनिंग पा चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। बिहार में छठे चरण से हैं, बंगाल में कर रहे हैं, तो बहुत जगह ये लोग नौकरियां कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अगर सुप्रीम कोर्ट से निगेटिव फैसला आता है तो इन लोगों का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड वाले लग गए हैं तो उनको जो है कि यथावत रखा जा रहा है, उनके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तो जो क्वालिफिकेशन है उसी को अवैध करार दिया जा रहा है। तो अगर उस क्वालिफिकेशन को अवैध करार दे रहा है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, तो ऐसे में वो जो शिक्षक हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ही वैलिड नहीं मानी जा रही है, अगर बीएड है तो बीएड की क्वालिफिकेशन को वैलिड मानी गई कि ब्रिज कोर्स के साथ, तो अगर इनकी क्वालिफिकेशन को वैलिड ही नहीं माना गया तो क्या इनकी नौकरी बचेगी या ये लोग दिक्कत में पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी बिहार में तो अभी एनआईओएस डीएलएड की भी ज्वाइनिंग हुई है इसी नवंबर महीने में, 2 नवंबर के बाद, यानी कि 14 नवंबर को उनको ज्वाइनिंग लेटर मिले। तो ऐसे में क्या उनकी नियुक्ति को दिक्कत आएगी या नहीं आएगी अगर निगेटिव फैसला आता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।